नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दौसा के जोधपुरिया गांव में बुधवार को 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। तमाम कोशिश की गई और उसके बाद बच्ची को बोरवेल से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। करीब 18 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद ली गई। एक एलएनटी, 4 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर इसमें लगाए गए और सुबह बारिश हो जाने के कारण एक मौके पर कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ी देर रोकना भी पड़ा था। वही जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम को करीब 4 बजे बच्ची लगभग 600 फीट गहरे लगभग बोरवेल में गिर गई थी, लेकिन बोरवेल में लगभग 25 से 30 फीट के आसपास वो अटक गई थी। नीरू को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, स्थानीय प्रशासन लगातार काम में जुटा रहा और उस तक तमाम चीजें पहुंचाई गई, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने बच्ची को बचाने के लिए, निकालने के लिए बोरवेल के पास 35 फीट गहरा एक गड्ढा भी खोदा। अब फिलहाल अस्पताल में बच्ची को परीक्षण के लिए भेजा गया है। बच्ची पूरी तरीके से ठीक और स्वस्थ बताई जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्यों ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं? क्यों इन हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है? क्यों ऐसे बोरवेल अगर खुले रह जाते हैं तो क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन कोई लिया जाता है? और कब तक ऐसे ही बच्चे इस तरीके के बोरवेल में गिरते रहेंगे? कब तक ऐसे जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसे हादसे होते रहेंगे? इसको लेकर के बड़ा सवाल है और हम इन हादसों से क्या सीख रहे हैं ये भी समझने की कोशिश है और इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। क्या एक प्रभावी कानून लाने की ज़रूरत है? क्यों आखिर ऐसे हादसे होते हैं? दरअसल खेतों के बीच में जब पानी की सप्लाई के लिए बोरवेल बना दिए जाते हैं, कई बार ऐसे बोरवेल भी होते हैं जहां पर उन बोरवेल की क्षमता खत्म हो जाती है और राजस्थान के अंदर तो वैसे ही पानी का संकट रहता है। तो अब जब बोरवेल से पानी नहीं होता है तो उसको खुला छोड़ दिया जाता है। लोगों की ये सबसे बड़ी गलती होती है और इसी का जो खामियाजा है या नुकसान है वो आसपास के जो बच्चे हैं या कोई भी और दूसरा शख्स है। कई बार इसमें मवेशी भी फंस जाते हैं या कोई पालतू जानवर या जंगली जानवर भी इसमें फंस जाता है, तो ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तो इसके लिए क्यों नहीं एक प्रभावी नीति तैयार की जाती है? क्यों नहीं बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में भी इसको लेकर के कोई सख्त नियम, कड़े कानून इस पर बनाए जाएं ताकि ऐसे जो हादसे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। और जैसा कि हमने देखा भी था और हमारी जब लोगों से अपील भी थी और एनडीटीवी राजस्थान ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मुहिम भी चलाई थी, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर के साथ भी दिया। हर कोई उस वक्त दुआएं कर रहा था कि बच्ची को जल्द से जल्द उस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। अब हालांकि प्रशासन की कई टीमें वहां पर काम कर रही थी। वहां पर जिला स्तर के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे हुए थे, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि कैसे इन सभी चीज़ों को टैकल किया जाए, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम होता है, बड़ा मुश्किल ये इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। और इन तमाम चीज़ों को जरा समझने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। हमारे साथ एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट योगेश कुमार मीना जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुमार जी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आरएएस अधिकारी जीपी शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वकील महिमा किरोड़ी जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन योगेश कुमार मीना सर, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाह रहा हूं, जो इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं कितना ज्यादा मुश्किल होता है और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्योंकि हम अगर इस मामले को ही देखें, इस केस को देखें, 2 से 2.5 साल की उम्र का एक बच्ची बोरवेल में गिर जाती है। अब उसको कोई समझ तो है नहीं। अब यहां से गाइड भी किया जा रहा था, माता पिता से सहयोग लिया जा रहा था, क्योंकि बच्चा अपने परिवार के लोगों की ज्यादा सुनता है, तो ऐसे में वो सब चीजें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा समय लगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी सर? बोरवेल में बच्चा गिरने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक्चुअल में बड़ा स्पेस होता है, उसमें बहुत कम होता है, या तो 8 इंच या 10 इंच या 12 इंच, और उसकी गहराई होती है, वो हो सकता है 50 फीट हो सकता है 200 फीट हो, 300 फीट हो, कह नहीं सकते। ये जो बोरवेल था जिसमें बांदी कुई की घटना थी, ये 600 फीट गहरा बोरवेल और ये सूखा हुआ बोरवेल था, इसको ढक दिया गया था। लेकिन अब की बार अतिवृष्टि जो हुई थी उसके आसपास के एरिया में घास आ गई थी और उसके बगल में जो गड्ढा बना था उससे ये बच्ची चली गई थी। उसमें सिर्फ 12 फीट की केसिंग थी। उस केसिंग की वजह से ही इतना टाइम हमको लगा उसमें। एक्चुअल में केसिंग को हम निकाल नहीं सकते थे और केसिंग नहीं निकालने की वजह से हम बड़ी रिंग जो है उसकी बॉडी में नहीं फंसा सकते, कारण केसिंग। यदि केसिंग नहीं होती तो हम उसको 12 फीट जो है, जैसे ही हम अंदर, ये 28 फीट में ये बच्ची थी, है ना, एक्यूरेट जो है फीते से नापा था, और यदि केसिंग नहीं होती तो इसी बांदी कुई के 5 किलोमीटर दूर
मैंने 2022 में एक ऑपरेशन किया था बोरवेल का, जिसमें 93 फीट पे थी, 2 साल की बच्ची थी, और उसको मैंने आधे घंटे में जो है निकाल लिया। लेकिन इस केसिंग की वजह से हमने उसमें छोटी रिंग अंदर जो है डाली, और छोटी रिंग से उसके हाथ जो है लॉक करने की कोशिश की। लेकिन वो बच्ची सिर्फ जो है 13-14 महीने की थी। मैंने उससे माँ से बात की, तो वो अपने हाथ ऊपर नहीं करवा रखी थी, जबकि मैंने उसकी माँ से बोला। तो एक दिक्कत तो वो केसिंग की वजह से क्या है कि अंदर तो बिना केसिंग की थी, तो वो साइज ज्यादा थी, एरिया ज्यादा था, और ऊपर कम एरिया था। उस वजह से हम प्रॉपर जो है हमारी रिंग को उसमें नहीं फंसा पाए। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क इसमें ये रहा। दूसरा कि बच्ची अपने हाथ ऊपर, हमने प्रयास किया कि वो सबसे ज्यादा अपनी माँ की मानती थी, और जिससे कि हल्का सा भी हाथ अपना ये ऊपर कर दे किसी भी तरीके से, हमने उसमें केला लटकाया, अंदर पानी की बोतल लटकाई, उस बीच में उसको दूध पिलाया, और केले से हमने ट्रैप करने की कोशिश की कि उसका हाथ जो है हल्का सा ऊपर आ जाए तो हम उसको लॉक कर दें। हमने उसको स्थिर करने के लिए पहले एल सपोर्ट दे दिया था। एल सपोर्ट इसलिए दिया था कि वो बच्ची और गहरे नीचे ना चली जाए। जैसे जैसे मूवमेंट होगा, यदि उसने ज्यादा मूवमेंट किया तो 600 फीट गहरा बोरवेल है, हो सकता है कि ये कुछ अब मिट्टी की वजह से वो बीच में एक जगह रुक गई, हो सकता है कि नीचे बिल्कुल ये खाली हो, पोला हो। लेकिन ये बाद में पता चला कि नीचे भी वो खाली था बोरवेल एक्चुअल में, जब मैंने 31 फीट जो है उसके पैरेलल में डिगिंग करवाई LNT से। हाँ। और उसके बाद 20 फीट दूर से, वहां पे ल्यूज मिट्टी थी, 20 फीट दूर से हमने हॉरिजॉन्टल अप्रोच की, और हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए हमने 3 फीट डाया का जो पाइप होता है, सीमेंट और मेटल का जो मिक्स होता है जी, वो लिया, और उसको जो है 20 फीट दूर से हम उसमें एक एंड को टच किया, और 1 बाई 1 मतलब मैनुअली जो है पाइप के अंदर बैठ के जो है खुदाई कर रहे थे, और 1 फीट खुदाई होने के बाद हम उस पाइप को LNT के माध्यम से अंदर जो है शिफ्ट कर रहे थे। हाँ। ऐसा हम प्रत्येक बार कर रहे थे, और आगे का जो एंड था, वो जो पाइप था वो 20 फीट का था। हम आगे से जो मिट्टी खुदाई कर रहे थे, उसको जो परात होती है, उसको परात को हमने प्लास्टिक की परात ली, उसको 2 साइड से रस्सी से बांध लिया, जिससे कि उसका मूवमेंट जो है कंटिन्यू चलता रहे, और हम उस परात को जो है मतलब लेफ्ट राइट करते रहे, जिससे कि मतलब हम 45 सेकंड में अंदर एक परात को जो है आउट कर रहे थे। ऐसा करने में हमको कंटिन्यू जो है 7 घंटे लग गए उस अप्रोच को बनाने में, आगे हमको 20 फीट नजदीक जाने में। हम जब जैसे ही 20 फीट पहुंचे तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जो है निशाना लगा। हम बिल्कुल उसके बच्ची के जो पैर थे उसके नीचे, तो हमने जैसे पहले जो नीचे जो खुला बोरवेल था उसमें नीचे एक जो है ऑब्स्टिकल लगा दिया, जिससे कि यदि बच्ची ऊपर से नीचे आती है तो यकायक उस नीचे और गहरे बोरवेल में ना चली जाए। इसलिए उसके ये हमने पहले ऑलरेडी अंदर एक दूसरी परात रखवा दी थी, जिससे कि हम उस बोरवेल को अंदर से ढक सकें। हाँ। और फिर उसको जो है धीरे धीरे करके खुदाई ऊपर की। एक्चुअल में 26 फीट पे उसका सिर था, 28 फीट पे उसके पैर थे, और हमने टोटल 31 फीट जो है उसकी नीचे से जो लिया था, 3 फीट का हमारा पाइप था। तो बिल्कुल हम 20 फीट जैसे आगे पहुंचे, हमने 1 फीट खोदा, और बिल्कुल हम उसके पैरों के नीचे हमने अप्रोच की, और हम उसको एक बार में जो उसको हमने बाहर निकाल लिया। बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, कार्रवाई थी, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, और इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई है। NDTV राजस्थान की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। एक बच्चे को आपने बचाया, और ये क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन हर समय और हर अलग अलग जगहों की परिस्थितियां अलग होती हैं, वहाँ की सिचुएशन अलग हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा मुश्किल क्या नजर आई सर? हालांकि आपने पहले से आपका अनुभव था, पहले भी आप जैसा बता भी रहे थे कि पहले भी आपने इसी तरीके से ऑपरेशन चलाया था जिसमें सफलता मिली थी, तो यहाँ की चुनौती क्या थी? इस जगह की चुनौती थी कि एक तो बार बार बारिश आ रही थी। बारिश आने से ये संभावना थी कि यदि ये बारिश थोड़ी सी भी ज्यादा आ जाएगी तो हम जो खुदाई करवा रहे हैं, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल जो खुदाई करवा रहे हैं, वो पूरी जो है मिट्टी अंदर चली जाएगी, और हमारा वो ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। दूसरा, हम उसकी लॉकिंग की कार्रवाई थी वो हमने वो बंद नहीं की, खुदाई के साथ साथ पैरेलल दोनों ही चल रही थी। और हमने लास्ट में जब तक बच्ची को हमने नीचे से लॉक नहीं कर लिया, नीचे से उसको अपने हाथ में नहीं ले लिया, जब तक हमने वो लॉक करने की कार्रवाई उस पर लगातार जारी रखी। हमारी एक RD टीम हमने पर्टिकुलर कमांडर के साथ जो फिक्स कर दी थी कि उसमें पूरा बात रखे। उससे ये फायदा हुआ कि हम बीच बीच में उसकी टू वे कम्युनिकेशन से उसकी माँ से बात करवा रहे थे, जिससे कि उसको ढांढस बंद रहा था। बीच बीच में लग रहा था कि मैं घर पे हूँ या घर में मतलब आसपास ही हूँ, कहीं ज्यादा दूर नहीं हूँ। कंटिन्यू हमने उसमें लाइट लगा के रखी ऊपर से, जिससे कि वो डरे ना बच्ची।
और ज्यादा चिल्लाए नहीं, हो सकता है कि डिहाइड्रेट हो जाए और हो सकता है बेहोश हो जाए। हाँ। बीच में हमने उसको पानी पिलाया, तो उसने 2 बार हमने उसको पानी पिलाया, पानी पिया। एक बार उसने निप्पल से हमने बोतल डाली, तो दूध पे 2-3 बार उसने दूध भी हल्का हल्का लिया, हाँ। ज्यादा नहीं लिया। और अच्छा, हमने ये उसको जो एक है हमें ये वो जानकारी भी मिली थी कि बीच में बच्ची सोए ना, ये भी लगातार कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अगर बच्ची सो जाएगी तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा डिले होता। एक्टिव रहना बच्चे का बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही जैसा कि बच्ची की उम्र बहुत कम है, जिसका आप हवाला भी दे रहे हैं, आप बता भी रहे हैं सर, तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है उस तक वो मैसेज कन्वे करना जो आप करवाना चाहते हैं। भाई हाथ ऊपर, अगर वो थोड़ी सी बच्ची बड़ी होती तो शायद उसको रेस्क्यू करने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होती। बिल्कुल 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 बहुत आसान हो जाता हमारे लिए। यदि वो हल्का सा भी हाथ अपने जो है ये शोल्डर लेवल से हल्का सा भी ऊपर कर लेती, तो हम उसको लगभग फर्स्ट 1 घंटे में लॉक कर देते। लेकिन उसने बिल्कुल लगातार, जब तक हमारा प्रयास रहा, उसने एक बार भी हाथ अपना ऊपर नहीं किया। एक बार उसने जो है सोने की कोशिश की, तो हमने उसको हल्का सा रस्सी टच करके 2-3-4 बार उसको जगा दिया, क्योंकि यदि वो सोएगी तो उसकी गर्दन डाउन हो जाएगी और नीचे लूज मिट्टी थी। यदि वो उसकी नाक मिट्टी पे टच हो गई तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई का भी कोई फायदा नहीं रहेगा, जो हमने कंटिन्यू जारी कर रखी। और हो सकता है कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, इसलिए हम उसकी माँ से कंटिन्यू, माँ को बगल में बैठा रखा था, चाचा को बगल में बैठा रखा था, और जिससे कि वो उसकी भाषा समझ सके। और हम उससे भी कहलवा रहे थे कि भाई इसको पकड़ ले, इसको हल्का सा हाथ ऊपर कर दे, बेटा इसको ये बिस्किट ले ले, ये केला ले ले। लेकिन उसने ऐसा ज्यादा कुछ किया नहीं। वो कर तो रही थी मूवमेंट, लेकिन वो चेस्ट के सामने कर रही थी। वो हमारे लिए एक्चुअल में वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा। अदरवाइज हल्का सा वो ऊपर आता तो हम जी। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जब इस तरीके का कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जब बच्चा बोरवेल में गिर जाता है, अब तो पहले भी कई बार ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होती है? सबसे पहले क्या टीम करती है? भाई बोरवेल के जरिए ही बच्चे को बाहर निकालना, हर कोई टीम यही कोशिश करती है कि वहीं से निकल जाए, लेकिन अलग अलग वैकल्पिक ऑप्शन भी रखने पड़ते हैं क्या? नहीं, ये जैसे हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक ऑप्शन इसलिए जरूरी है, जैसे इसकी बात करें तो हमने जो इक्विपमेंट डाले इसमें यदि ये हाथ अपना ऊपर करती तो हम उसको स्टार्टिंग के 1 घंटे में इसको लॉक कर देते। हाँ। लेकिन क्या गारंटी कि वो रेस्पॉन्ड करे? उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया, हाथ ऊपर नहीं किया, तो हमने जो सेकंड ऑप्शन था, जो सेकंड अल्टरनेट था, उसको कंटिन्यू साइमल्टेनियसली चलने दिया, जिससे कि हमारा वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बच सके। यदि हम इसको कोशिश करते हैं उसमें 24 घंटे लगाते, उसके बाद सेकंड ऑप्शन यूज करते, तो जब तक सर्वाइवल के हो जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि बहन बोरवेल से निकल जाए, लेकिन बहुत बार परिस्थितियां ऐसी नहीं रहती। जैसे सीकर खाटू जी की बात करें तो फरवरी 2022 में मैंने एक डाउन सिंड्रोम बच्चा था, उसको जो है 26 घंटे ने कंटिन्यू ऑपरेशन से बगल वाले पैरेलर जो है उसके बाद निकाला। जबकि यही बांदीकुई में हमने आधे घंटे में जो है 93% निकाल दिया। तो सब जगह की सिचुएशन अलग अलग रही है, प्रत्येक जगह कुछ न कुछ नए, बिल्कुल हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं। केसिंग थी, यदि केसिंग हम हटा देते हैं, हाँ, और हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर जगह की चुनौतियां अलग हो जाती हैं, और इसीलिए हर जगह के हिसाब से, हर परिस्थिति के हिसाब से, हर घटना के हिसाब से वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसी लिहाज से किया जाता है। और अब एक बार फिर से बहुत बधाई सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। एक मासूम बच्चे को आपने बचाया है, उसको बाहर निकालने में आपने मदद की है। हम चाहेंगे सर आप थोड़ा सा समय और आप दें, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में है, जरा मैं उनका भी रुख कर लेता हूँ। मैं जीपी शुक्ला सर, एक रिएक्शन में इसमें आपसे लेना चाह रहा हूँ। आपने देखा पूरा प्रोसेस कैसे, कितना मुश्किल होता है, ये कितना चुनौतीपूर्ण काम। बेशक इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इसमें बच्चे की जान को बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता होता है। बेशक थोड़ा सा धीरे चले, लेकिन सकुशल सही तरीके से बच्चे को बाहर निकालना ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं सर कि बोरवेल में गिरने के कई बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्यों नहीं कोई सख्ती के साथ कोई ऐसा नियम कानून रहे कि भाई खुले बोरवेल अगर जहां मिलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, एक्शन होना चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं योगेश जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इन्होंने बहुत शानदार काम किया और इनकी बातों से लग रहा था कि पहले भी कई बार काम कर चुके, इसकी अच्छी समझ इनके अंदर है। तो बेसिकली तो इन्होंने सारी बात कह दी, लेकिन चूंकि मैं प्रशासन से रहा हूँ, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर भी, तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे समय भी आए। ये 90s से मैं देख रहा हूँ इस तरह का बोरवेल खुले होते हैं और बच्चे उनमें गिर जाते हैं। आमतौर पर छोटे बच्चे जा पाते, बड़े बच्चे तो घुस भी नहीं सकते, खेल पे चले जाते। तो कहीं कहीं पेरेंट्स की भी थोड़ी सी तो लापरवाही है जब देखते हैं।
दूसरा, किसी तरह का कोई नियम मेरी जानकारी में, तो मैं जब तक सेवा में था तब तक नहीं था, 2013 तक। अब अगर बनाओ तो बात अलग है कि बोरवेल करने वाली जो एजेंसी हैं वो बोरवेल करें और उसके जस्ट बाद गड्ढे को भर दे, बोरवेल को ऊपर, ये उनकी भाषा में तवा बोलते हैं, लोहे की बहुत मोटी 1 इंच वाली होती है, उसको वेल्ड कर देते हैं, जिससे कोई इसको तोड़ भी नहीं सकता और कोई इसको खोल नहीं सकता। ये अभी तक भी कानूनी रूप से शायद नहीं हुआ है। ये पहली प्राथमिकता है, क्योंकि गांव में सारी बातें पेरेंट्स को समझाना पड़ा, लंबा प्रोसेस है। बोरवेल अगर बंद रहेगा और जो एजेंसी कर रही है उसके साथ ही वो जो गड्ढा नीचे तक खुला छोड़ जाते हैं उसको ठीक करे। और अगर बोरवेल का काम 1-2 दिन चल रहा है, किसी कारण से लंबा हो गया, तो उनका कोई आदमी वो वॉचमैन की तरह रहे, यही इसकी जरूरत है। तो जैसा भी योगी जी बता रहे थे, इन्होंने तो बहुत अच्छे टेक्निक से किया। मैं जब एसडीएम था जयपुर में, तब तो देशी जुगाड़ वाला सिस्टम चलता था, योगी जी जानते होंगे, जिसमें चांसेस 50-50 होते थे, और कई मामलों में हमको सफलता भी मिली और कईयों में बड़ा अफसोस भी हुआ, कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा भी अनुरोध है कि इसमें कोई बोरवेल करने वाली एजेंसी पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। बिल्कुल, इस पर तो कुछ नियम ऐसा रहना चाहिए। मैं महिमा जी को जरा जोड़ लेता हूँ। महिमा जी, एक चीज़ बताइए कि इसमें कानून क्या कहता है? कोई ऐसा नियम राजस्थान के अंदर कि जिसके तहत बोरवेल अगर कहीं खुला होता है, खुले बोरवेल पर अंकुश लगाने के लिए कोई नियम? सर, 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी थी, क्योंकि ऐसे केसेस तब से बहुत हो रहे थे। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस फ्रेम करी है, जिसको हाल ही में जो अपनी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन है, उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। तो जिसमें पूरे 13 पॉइंटर्स दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ऐसे अबैंडेंड जो बोरवेल हैं, इसकी सुरक्षा के क्या प्रावधान रहेंगे। और अगर कोई खोदता है तो उससे पहले भी उनको 15 दिन पहले परमिशन लेना, और उसमें पूरी गाइडलाइंस 13 गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई हैं, जिसके ऊपर तमिलनाडु में जो केस हुआ था सुनील विल्सन का, बच्चे जो बच्चा गिरा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पर वर्ष उसको बचाया नहीं जा सका। तो उसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइंस की कंप्लायंस पे जो है स्टेट सेंटर से और सारी स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा हुआ। ठीक है, इसमें गाइडलाइंस हैं, और इसमें इनफैक्ट अभी जब दिल्ली में एक आदमी जब खड्डे में गिरा, ठीक है, तो वहां दिल्ली पुलिस ने उसको एक अननेचुरल डेथ का मुकदमा दर्ज किया 304 ए आईपीसी के अंदर, जो कि करंटली तो गाइडलाइन बनने के बाद भी बड़ा सवाल तो है। यही है ना कि गाइडलाइन बनी हुई है, नियम तय हैं, तो उसके बावजूद भी इनकी अवहेलना क्यों हो रही है? कमल कुमार सर, एक चीज़ बताइए कि हम क्यों नहीं लोगों के बीच में वो जागरूकता बना पा रहे हैं? भाई, घर के आसपास है तो आपके घर के आसपास ही तो लोगों को नुकसान होगा ना। देखिए, ये जो मामला है, ये एक तरीके से दो तरह की लापरवाही है। एक समाज की तरफ से लापरवाही है और एक है प्रशासन की तरफ से। एनडीआरएफ या एसडीआरएफ तो वो टीम है जो रेस्क्यू करती है, लेकिन उनके काम को कर लिया, उससे प्रशासन की पूर्ति नहीं। प्रशासन को, जैसा कि अभी वकील साहिबा ने भी बताया कि गाइडलाइन है, तो क्या प्रशासन ने उस गाइडलाइन को फॉलो करवाया? इवन गाइडलाइन नहीं भी हो तो आप सारे के सारे जलाशय, पानी का इस्तेमाल कैसे होगा, इन सब के लिए तो राजस्थान में ऑलरेडी अलर्ट है। तो आप बोरिंग कौन खोद रहे हैं, बोरिंग के मालिक कौन हैं, और ये सब आप पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं, उनके रूल्स बना सकते हैं। इवन गाइडलाइन में भी ऐसी व्यवस्था है कि प्रशासन उसकी चौकसी कर सकता है कि उसको फॉलो करे। जो इसको खुदवा रहे हैं ये सब प्राइवेट लोग, सरकारी लोग नहीं खुदवा रहे हैं कि सरकारी ने खुदवा के छोड़ दिया। ये बहुत कम है, रेयर हैं, बहुत कम जगह पर हैं जो सरकारी ने खोद के छोड़ दिया होगा। उन्होंने तो उसे बंद ही किया होगा मोस्टली, लेकिन प्राइवेट में ऐसा ज्यादा है। ये बात सही है, लेकिन यही है कि समाज में तो ये है कि लापरवाही जब तक रहेगी, जब तक आप चालान नहीं बनाते हैं, तो वो मामला रहता है। तो इसमें चालान नहीं बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रशासन का प्रॉब्लम। ये निकम्मापन है उनका कि वो चाहें तो उनके लिए पूरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक प्रोविजंस बना सकते हैं कि इसको जिन्होंने खुदवाया है, यदि उन्होंने उसे प्रॉपर्ली शट नहीं करवाया है, प्रॉपर्ली उसे बंद नहीं कराया, तो उसके सारे खर्चे और उससे होने वाली हानियां उसी से ली जाएगी। तो ये एक तरीके का एक अपने आप में एक हंगामा हो जाएगा, एक तरीके का अपने आप में एक डर पैदा हो जाएगा।
कि हमें इसका चुकतारा करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि 1000-2000 रुपए लगा के इसको भी प्रॉपर्ली इसके शट कर ऊपर दिया जाए, पहले से ही अगर बंद कर ये लिया जाए। और क्योंकि आपके घर के आसपास या आपके खेत के आसपास ही है, तो जाहिर बात है कि खुद के आपके खेत पड़ोसी में ही होंगे, होती आसपास के है, लोग ही वो होंगे। आसपास में नहीं, हाँ, वो किसी ने अपने खेत में कराई होती है, पानी निकला नहीं होता है, खुला हाँ, छोड़ दिया, क्या बिल्कुल। फर्क पड़ता है। या मान लीजिए आपने पानी निकाल लिया है और वो पानी बीत गया है उसका, अब 1 साल 2 साल निकला, अब वो सूख गई है, आपने और उसमें इसी से वजह से मशीन इस निकाल छोटी दी, सी लापरवाही की छोड़ वजह दी। से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं और मासूम बच्चे ये इसका शिकार लगातार बनते हो रहे हैं। हैं, हाँ, ये लगातार बिल्कुल, हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर क्या कर रहा है? ठीक है। प्रशासन इसके ऊपर क्यों ना ऐसी मतलब परफेक्ट एक तरीके से रेगुलेशन बना के और लोगों के बीच में सर्कुलेट करेगी, हाँ, जिसको बिल्कुल, ये खुदवानी जानकारी है, होनी वो चाहिए। नहीं। मैं जरा जल्दी से योगेश सर का एक बार वापस से रुक कर लेता हूँ। योगेश सर, वो थोड़ा सा एहसास बताइए, वो अनुभव बताइए, जब बच्ची को आपने बाहर निकाला था, वो अनुभव क्या था? वो क्षण हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हुई कि एक जिंदगी आपने जो है इतने प्रयास के बाद 17 घंटे तक हमने लगातार कंटिन्यू जो है एक क्षण आराम किए बिना गुजारा। तो उसके माँ बाप के ऊपर, उस पूरे पूरे जहाँ पे जो भी यहाँ पे रेस्क्यू एजेंसी थी, जो भी दर्शक थी, उनमें एक जैसे क्रिकेट का मैच जीत जाता है पूरा देश, तो उस टाइप का माहौल हो गया था एक क्षण के लिए। सभी जो है मीडिया बंधु, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, जितने भी रेस्क्यू एजेंसी और जितनी भी, जैसे कि एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया। लगातार प्रशासन में एसपी, डीएम, कलेक्टर सब रात भर साथ में थे, बिल्कुल एक मिनट के लिए भी नहीं गए थे। जो चीज की जरूरत थी वो दे रहे थे। वो भी इसी उम्मीद में थे कि कब ये ऑप्शन कंप्लीट होगा, कब ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो उस क्षण को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपके प्रयास से एक जान बच जाती है तो आपको मतलब कितना अच्छा महसूस हो सकता है। सर, मैं चाहूंगा कि आप इस मंच के जरिए, एनडीटीवी राजस्थान के इस मंच के जरिए एक मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, जरूर पहुंचाएं कि भाई बोरवेल जो खुले ऐसे छोड़ देते हैं उसको कम से कम बंद रखें। मैंने जब आज तक देखा है कि ज्यादातर जो बच्चे गिरे हैं वो खुद के बोरवेल में ही गिरे हैं। ये भी इनके घर के जस्ट बगल में, इनके खेत में ही बोरवेल था। तो ये घटना हो रही है तो उससे खुद को ही नुकसान हो रहा है। तो मेरी सभी नागरिकों से ये अपील है कि यदि वो बोरवेल, उसमें ज्यादा कुछ खर्चा आएगा नहीं। दिक्कत क्या होती है कि उस बोरवेल को या तो कोई पत्थर से ढक देते हैं या फिर लोहे के उससे ढक देते हैं, तो वो लोहे को हो सकता है किसी का जरूरत है तो वो उठा के लेके चल ले देते जाता है। हाँ, तो और इसी वजह से ये हादसा होता है। उसमें उसको 5-6 ये सर आपने बहुत अच्छा कहा है कि जितने भी आप ज्यादातर हादसे ऐसे देखने को मिलते हैं और उसमें जो है अपने ही बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए सभी राजस्थान के और देश के लोगों से ये अपील है कि कृपया अगर आपके आसपास कोई खुला हुआ बोरवेल है तो उसको अभी जाकर के तुरंत बंद कर दें, ताकि कोई आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सभी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं योगेश जी और आपकी पूरी टीम को एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।